कांग्रेस में नई बहस, सिंधिया और यादव पर चर्चा गर्म। अरुण यादव के दिल में क्या, बीजेपी से क्या कोई ऑफर मिला? 29 जुलाई को कांग्रेस की बड़ी बैठक में अरुण यादव की अनुपस्थिति मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ देगी, ये किसने सोचा था? एक बार फिर कांग्रेस से सिंधिया की तरह किसी के जाने की कयासबाजी शुरू हो जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। अब तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में अरुण यादव पार्टी में सिंधिया की भूमिका में रहेंगे? पहले देखिए अरुण यादव का ये ट्वीट, फिर आपको शुरू से सब समझ में आने लगेगा। मेरे शरीर और परिवार की खून की एक एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा प्रवाह करती है। मुझे और मेरे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा जाता है, सिंधिया नहीं। अगर कोई अलगाववादी ताकतें किसी तरफ इशारा कर रही हैं तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल 29 जुलाई को जब अरुण यादव और सचिन यादव कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए तो मंत्री अरविंद भदौरिया ने इसे किसान नेता का अपमान बताया था। इतना ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि ओबीसी होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि कमलनाथ अपनी पर्सनल खींच निकाल रहे हैं। अरुण यादव को लेकर बीजेपी के इस तरह के रिएक्शन से कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या अरुण यादव भी कुछ अलग सोच रहे हैं। हालांकि देर से ही सही, लेकिन 31 जुलाई को उनका ट्वीट भी आ गया। ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने शाबाशी दी, लेकिन कुछ देर बाद ये भी सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने सिंधिया से अपनी तुलना नहीं करने का एक संदेश दिया, लेकिन सियासत इस पर गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हमारे पास पूरे प्रदेश में सब स्थानों पर नेतृत्व है, और चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक नेता हमारे वहां पर हैं। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उनने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं। जो अध्यक्ष थे, जो टिकट बांटा करते थे, दो बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। अरुण यादव जी जो अफवाहें चल रही हैं कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, ये सरासर निर्मूल है, क्योंकि उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका भाई सचिन यादव जी मंत्री रहे, और केवल ये भारतीय जनता पार्टी के सगुफे थे जो पूरी तरह से कल के उनके ट्वीट के बाद फेल हो चुके हैं। जानकारों की माने तो भले अरुण यादव कह रहे हैं कि वो सिंधिया नहीं यादव है, लेकिन उनके तेवर सिंधिया से कम नहीं है। चाहे ग्वालियर में गोट से भक्त का कांग्रेस में आने का उनका विरोध हो, या फिर कमलनाथ के बयान पर असहमति जताने वाले अजय सिंह से उनका मिलना हो, कहीं न कहीं नेतृत्व से हटकर अरुण यादव अलग दिशा की ओर जाते दिखे। हालांकि उनके ताजे ट्वीट से ये साफ हो गया कि वो पक्के कांग्रेसी बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अरुण यादव की भूमिका क्या होगी। क्या खंडवा लोकसभा उपचुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा? अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या संगठन में उनके लिए कोई पद तय किया गया है? क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और अरुण यादव पहले भी ये भूमिका निभा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में सिंधिया कौन, पहचान कौन। अब ये सवाल भी उठता है क्योंकि जिस तरह से राजनीति रंग बदलती है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति बीते करीब 7-8 वर्षों से, कह लीजिए मोटे तौर पर 2013 के बाद से जिस तरह से दल बदल की एक बड़ी सघन परंपरा मध्य प्रदेश में आरंभ हुई है, वो ये भी इशारा करती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कई कद्दावर और बड़े नेता, नाम अगर मैं लूं तो आपको भी ध्यान आएगा, बीजेपी से बात करें कांग्रेस में आने वाले सरताज सिंह जी रहे, और भी कई बड़े नाम रहे, और अगर कांग्रेस से बीजेपी में जाने की बात करें तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, झड़ी लगी रही। और बड़े बड़े नेता
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और सीनियर लीडर्स का बीजेपी में आना, तो ये अपने आप एक अटकल का सिरा मुड़ जाता है। जब भी कोई इस तरह की सुगबुगाहट शुरू होती है तो बात शुरू हो जाती है कि क्या फिर कोई दल बदल का नज़ारा या मंजर मध्य प्रदेश में हम देखने जा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए ये मुसीबत ये है कि वहाँ कुछ नाराज़ नेताओं का हमेशा ही एक समूह विद्यमान रहता है, जिसको लेकर ये चर्चा उठती रहती है कि आखिर इनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लंबे समय से अरुण यादव जी और अजय सिंह जी के लिए ये सवाल मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है। बीच में गोडसे मुद्दे को लेकर जिस तरह की बातें हुई, उन्होंने कई कयासों को बल दिया, लेकिन अब अरुण यादव जी ने एक करारा जवाब देने की कोशिश तो की है इन अटकलों को, कि वो उनके आगे नाम के आगे यादव लिखा है, सिंधिया नहीं। सिंधिया जी पर भी चोट करके उन्होंने ये बताया है कि वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि सिंधिया जी इस समय बीजेपी के कद्दावर नेता है। तो उनको चैलेंज करना ये तो बताता है कि कहीं अरुण यादव जी के मन में क्या है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न इतनी जल्दी उत्तर को प्राप्त होने वाले नहीं हैं, भले ही अरुण यादव जी ने ट्वीट कर दिया हो। लेकिन जो सवाल आपने अभी कुछ देर पहले देखे, उन सवालों के जवाब अरुण यादव भी मांग रहे हैं, उनके समर्थक भी मांग रहे हैं, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सोच रहा है कि भैया कांग्रेस में रहेंगे, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, साथ में लीजिए, उनको कोई दायित्व दीजिए। खंडवा के लिए तो स्वाभाविक चॉइस है। कई बड़े सवाल हैं, इसी पर बात करेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में है बीजेपी के युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन नितेश वाजपेयी। बहुत स्वागत करता हूँ वाजपेयी जी। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग से उनकी संबद्धता बनी ही हुई है और अभी प्रभारी भी बनाए गए हैं वो कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर। बहुत स्वागत करता हूं धनोपिया जी आपका भी। और जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा, हमको समझाने की कोशिश करिए। अरुण यादव जी ने ट्वीट करके करारा जवाब तो दे दिया है। हम ये भी मानते हैं कि बात सही है, परंपरा से कांग्रेसी हैं और अलगाववादी ताकतें कौन हैं, तो बीजेपी पर भी चोट करने की कोशिश की है, सिंधिया जी पर भी प्रहार किया है। आप किस तरह देखते हैं, इसके बाद क्या संभावनाएं शेष रहती हैं? क्या माने कांग्रेस का ये मसला थम गया है, आगे चीज़ें और बेहतर होती हुई दिखेंगी, या अभी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं? जी जगदीश जी। शरद जी, पहली चीज़ तो ये कि आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि बहुत सारे सवाल अभी भविष्य के गर्त में छिपे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अरुण यादव ने निश्चित रूप से एक बात अभी आपके उसमें आई कि अरुण यादव जी ने, जो नरोत्तम जी कह रहे थे कि अरुण यादव जी ने विधानसभा चुनाव के पहले अगर किसी ने मेहनत की है तो अरुण यादव और अजय सिंह की जोड़ी ने की है, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। और अरुण यादव ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आंदोलन में जमीन पर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये ठीक है कि नेतृत्व को उसके बाद जो लगा, जो बेहतर लगा, कमलनाथ जी निश्चित रूप से उनसे सीनियर नेता थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद सरकार भी आई, फिर सरकार चली भी गई, फिर नया घटनाक्रम आया। मेरा इसमें केवल कहना यह है कि कांग्रेस में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि पदों का और सत्ता की जो केंद्र है उनका बंटवारा नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। एक ही व्यक्ति के पास सारे पद जाके समेट गए हैं। ये नेताओं के असंतोष का कारण बन रहा है। अरुण यादव निश्चित रूप से पार्टी के सीनियर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अरुण यादव का मेरा मानना यह है कि वो ठीक है, उनका ट्वीट अपनी जगह हो सकता है, लेकिन इससे कोई दो मत नहीं हो सकता कि कांग्रेस में इस समय अरुण यादव और उसके बाद अजय सिंह, इनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है और ये उस दर्द को समझ रहे हैं, उस बात को भी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि ये कई बार बैठकों में ना आना, कई बार असहमति जताना, चूंकि ये सीधे सीधे अपनी बात ना कह के, लेकिन ये सो जरूर कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उस बात से सहमत, उस व्यवहार से सहमत नहीं है जो व्यवहार अरुण यादव के साथ हो रहा है। बीजेपी में जाने की अटकलें मैं उनकी नहीं मानता। नेतृत्व को एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर नेता का वजन कितना है। जब तक धुलमुल नीति पे हम चलेंगे, मेरा मानना है कांग्रेस एक सही लाइन पे नहीं चल पाएगी। शरद जी, बिल्कुल, ये एक ठीक सिरा प्रतीत होता है कि चाहे आप 23 की बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश के G2, G3, G4 जैसा भी आपको लगे वर्गीकरण आप कर लीजिए, तो सवाल यह है कि असंतुष्ट नेताओं की फौज तैयार करने का क्या अर्थ है? क्या मनाया नहीं जा सकता है?
मनाया तो सिंधिया जी को भी जा सकता था, अब खैर अतीत की बात है। धनोपिया जी कुछ रोशनी डालेंगे, फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। धनोपिया साहब। सर जी, मुझे तो हो रहा है कि यादव जी ने स्पष्ट तरीके से ट्वीट कर दिया और अपनी बात सारी साफ कर दी। उसका नए सिरे से चर्चा निकल के आ रही है कि भाजपा के लोगों में बड़ी सहानुभूति निकल के आ रही है, भाजपा के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ आने की वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, तो कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि जगदीश द्विवेदी जी ने जो बात कही है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि लोगों में असंतोष है, असंतोष होना चाहिए, इस बात को मानता हूँ। अब असंतोष किस बात को लेकर है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, अरुण यादव जी ऑलरेडी आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अभी कम से कम उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी उनके साथ वो हो गई हो। इतनी कम उम्र में इतना उनको सब मिला है। उनके पिताजी सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश के वो नेता थे, कद्दावर नेता थे, जिनके नाम पर सभी लोग जानते हैं। उनके छोटे भाई को देखिए, आप मंत्री बने, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो मैं समझता असंतोष होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको नहीं मिल जाएगा, सब कुछ दूसरे लोगों के हिस्से में भी आएगा, सब लोगों को रहता है। अभी बार बार एक बात आ रही है कि साहब नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं, कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी पहले ही बोल चुके हैं, कमलनाथ जी ने पद के लिए कभी लालसा नहीं की है। मैं इस बात को इसलिए जानता हूँ कि कमलनाथ जी के पीछे पद आए, कमलनाथ जी पद के पीछे नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष के लिए जब भी होगा फैसला, 2 मिनट का काम है, जिसको व्यक्ति बनना है नया बना देंगे, जिसको लोग विधायक चाहेंगे। तो इसलिए इस तरह की बातें करके सिर्फ एक अरुण यादव जी की साफ सुथरी छवि और उनकी निष्ठा को हम संदेहास्पद तरीके से चर्चा करें, मैं समझता हूं उचित नहीं। धनोपिया जी, इसका समाधान कितना सुंदर होता कि या तो मीटिंग में आ गए होते अरुण जी और सचिन जी, नहीं आ पाए तो उसका एक वैधानिक कारण पार्टी बता देती, अपरिहार्य कारण ये था, बहुत जरूरी पारिवारिक कारण था, अरुण यादव जी खुद कह देते, पीसीसी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हो जाता। कहीं मतलब कुछ तो है ऐसा सर जो संवादहीनता की श्रेणी में आता है। अरुण यादव जी ने कहा था कि मेरे पारिवारिक एक रिश्तेदार के स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं हॉस्पिटल चला गया था, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया, इसलिए कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी। ये बात सही है कि पार्टी की मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी और बहुत बड़े उसमें लोग थे, और आदरणीय अरुण यादव जी का उसमें उपस्थित होना इसलिए आवश्यक था कि वो पूर्व अध्यक्ष थे और खंडवा के लिए निश्चित से उनकी अपनी एक योग्यता है और खंडवा में उनका अपना एक स्थान है। तो मैं समझता हूँ उनकी उपस्थिति होना थी, लेकिन एक पारिवारिक समस्या के कारण नहीं आ पाए, तो उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। इसलिए इस बात को शायद इतिश्री करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब आप कहेंगे बाल की खाल निकाल रहे हैं, आजकल तो वर्चुअल प्रेजेंस भी होती है सर। आप कोरोना काल में कम से कम हमने ये भी कर लिया है कि मोबाइल से ही जुड़ जाते, 2 शब्द बोल देते, काम बात कहानी खत्म हो जाती। इस कारण से नहीं आ पाए तो मोबाइल से जुड़े और अपनी बात रखी उन्होंने। खैर, ये फिर हम कमलनाथ जी को बोला हो, मुकुल वासनिक जी को बोला हो, बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों में हो गई होंगी। हाँ, ये भी सही है सर, आपके यहाँ बड़े लोगों की बड़ी बातें। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, मैं तो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से आप सब लोगों को सुन रहा था, क्योंकि ये विषय कांग्रेस का है। पर ये बात सच है कि मैं पहले श्री अर्जुन सिंह जी और सुभाष यादव जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बात को शुरू करूंगा, क्योंकि वाकई में ये दोनों जो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति के शिखर पुरुषों के रूप में स्थापित रहे। और जो हाल इनके पुत्रों का हो रहा है, वो हाल मैंने इंदिरा जी, राजीव जी, इनके पुत्रों का नहीं देखा। इवन कमलनाथ जी के पुत्र बहुत अच्छी स्थिति में हैं, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पर अर्जुन सिंह जी के और सुभाष जी के पुत्रों का इस प्रकार कांग्रेस अनादर करेगी, हमने नहीं देखा। अब भाजपा को तो भूल जाइए, क्योंकि वो तो भूपेंद्र जी ने बता ही दिया है। लेकिन यदि हम इसकी राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करें तो जगदीश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, ये 2 वो कद्दावर नेता हैं शरद जी, जो हमेशा कमलनाथ जी के फैसले को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करते रहे। तो ये बात सच है। और धनुपिया जी ने बिल्कुल बोला है कि कहीं ना कहीं एक असंतोष है, और असंतोष का मुख्य कारण ही यही है कि अधिकांश संभावनाएं पद या निरापद रूप से आप या तो दिग्विजय सिंह को देखते हैं या कमलनाथ को देखते हैं। इसके इतर जाके कुछ होने की संभावना कहीं फिर सीधे यदि आप आ जाते हैं, तो अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि धनुपिया जी उन सबसे वरिष्ठ हैं, तो मैं नहीं लेना चाहता उनके नाम, मतलब आपकी मर्यादा के विरुद्ध होगा धनुपिया जी की, तो इसलिए मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ। तो उनसे सीधे नीचे उतरे तो उस प्रकार के लोग हैं जो आपको पीसीसी में सब दिखाई भी देते हैं। तो ये पीसी और पीसीसी के बीच का जो डिफरेंस है शरद जी,
ये शायद पूरा नहीं हो पा रहा है और बहुत अच्छी बात और मर्यादित तरीके से धनोपिया जी ने रखी है। मुझे लगता है वरिष्ठ लोगों को यदि इस पर ध्यान देंगे, संभावनाएं क्या है, अब ये मैं आखिरी लाइन जरूर बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं भी बड़े क्लोजली दोनों को फॉलो करता हूँ। तो देखेंगे अरुण यादव जी ने क्या कहा, उसी में संभावनाएं हैं। जगदीश जी शायद इसको अनुवाद कर पाएँ इस पर, कि उन्होंने कहा मैं यादव हूँ। देखिए ये शब्द भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यादव होने का अर्थ क्या हुआ? यादव होने का अर्थ ये हुआ, भाजपा नहीं है साहब, यादव होने का अर्थ ये हुआ कि उनकी कहीं ना कहीं अखिलेश जी से क्लोजनेस है, और हम सब जानते हैं शरद जी। और आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी जब भी आते थे तो दो नेता उनके सबके प्रिय थे, बाबूलाल गौर जी और अरुण यादव जी। ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब आपको याद हो दोनों नेताओं का, कांग्रेस के और सपा के अखिलेश यादव जी और राहुल जी का गठबंधन हुआ था, उसमें भी कहते हैं कि अरुण यादव जी की भूमिका बड़ी मजबूत रही थी उस समय। और आपको याद हो उस समय का कवरेज भी उस दिशा का आप लोगों ने किया था यादव परिवार के साथ में। तो जहाँ तक मैं पाता हूँ, मैं उनके यादव कहने के शब्द को एक संकेत भी मानता हूँ कि कांग्रेस याद रखे कि यादवों के पास और भी संभावनाएं देश में हैं। और रहा सवाल केरवा कोठी का, तो साहब उनका एक दशक पूरा हो गया है। तो जैसे दिग्विजय सिंह जी का एक दशक पूरा हो गया था, ऐसे ही माननीय अजय सिंह जी का भी पूरा हो गया है। उनके पास तो कई रास्ते हैं साहब। जी बोल लीजिए धनोपिया जी, बोल लीजिए। बिल्कुल बोलिए सर, मैं स्वागत करूंगा। तो बड़का लोग साहब, यादव होने का तात्पर्य यह है कि यादववंशी लोग हैं और हमारी जवान हमारा नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ अखिलेश जी के करीबी हैं। मैंने नहीं कहा वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, आप कोई सूचना दे रहे हैं तो बात अलग है, पर मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ करीब है उनके, मतलब भाजपा की बजाय उनके करीब है, क्योंकि वो यादव हैं और यादवों की पार्टी तो मानी जाती है साहब। और हमने देखा है, आप लोगों ने कवर किया जगदीश जी, और आप लोगों ने जब यूपी में गठबंधन हुआ था उस दौरान अरुण जी के निवास पे आए थे। बड़े डॉक्टर हितेश वाजपेयी की दो बातें जगदीश जी बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने राजनीति में जो परंपरा और विरासत की राजनीति है उसमें नेता पुत्रों की उपेक्षा के मसले को उठाया है। उन्होंने कहा कुछ नेता पुत्र जो हैं वो पूजे जा रहे हैं और कुछ नेता पुत्र जो हैं वो उपेक्षित हैं। तो ये मुझे एक बड़ा अलग किस्म की विवेचना लगी। खैर ये अलग बात है। आप मुझे ये बताइए, अच्छा उन्होंने विवेचना का एक और सिरा प्रस्तुत किया कि जो अखिलेश यादव से जुड़ता है। चलिए ये मुझे बताइए कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, राजनीति में हायरार्की जो है, वरीयता क्रम जो है, सरकारी नौकरी में तय है कि नौकरी में आने वाला एक व्यक्ति प्रमोशन के किन किन चैनल से आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा। वो कुछ डाइंग कैडर्स भी होते हैं कि आप इसके आगे जा ही नहीं सकते, कैडर ही नहीं है इसके बाद। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहाँ ये चुनौती अब बढ़ती जा रही है। राजनीति में अब ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ रही है जो पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, और निश्चित तौर पर वो 5-5 बार के विधायक भी होते हैं, 5-5 बार के सांसद भी होते हैं, और अपने अधिकारों की भी बात उनके लिए जायज़ है। उनका समर्थन समूह भी कहता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल हाई टाइम है, जब कांग्रेस हो, बीजेपी तो फिर भी इस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसने सोचना शुरू कर दिया, कांग्रेस में अभी इस तरह की कोई दृष्टि और सोच नजर नहीं आती जहां उम्र की बात हो, जहां ये तय हो कि साहब अब ठीक है, अब इनको मौका देंगे, फेरबदल होगी। क्या इसे किस तरह देखते हैं आप? जी जी। एक तो शरद जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दल का कोई भी राजनीतिक दल हो, वो दो सिद्धांतों पे ही चल सकता है, कार्यकर्ता की चिंता और कार्यकर्ता को काम। जब तक राजनीति का ये सूत्र वाक्य होगा, राजनीतिक दल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और शायद कांग्रेस में जो सबसे बड़ी चीज है, वो जो अभी दिख रहा है मुझे, वो संवादहीनता की स्थिति है। आपने देखा हो, हम और आपने बीजेपी की कई प्रदेश कार्यसमितियां कवर की हैं, वहां भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई गुटबाजी से परे है या बड़े संतों की पार्टी है। ये तो उनकी पार्टी है जो नाना करते हुए सबको अपने अंदर ले लेते हैं और फिर बताने लगते हैं कि साहब वो गंदा नाला था, गंगा में आके मिल गया और पवित्र हो गया। लेकिन एक चीज वो सबसे बड़ी करते हैं, वो ये कि आपने देखा हो कि वो जैसे ही उनकी बड़ी बैठकें शुरू होती हैं तो उनका अगर कोई नेता नहीं आया है तो उससे टेलीफोन पे बातचीत तत्काल कर ली जाएगी और उसकी तरफ से वहां एक बयान जारी, मंच से बयान जारी हो जाएगा कि साहब फला नेता इस वजह से नहीं आ पाया कि वो इसमें बिजी है, और संगठन को वो लिखित में इसकी सूचना या मौखिक इसकी सूचना भेज चुका है। मेरा मानना है कांग्रेस में भी ये परंपरा अपनाई जा सकती है, लेकिन ये परंपरा तभी अपनाई जा सकती है जब संवादहीनता की स्थिति ना हो, संवाद करने वाले लोग बैठे हों।
और पावरों का विकेंद्रीकरण हो। कम से कम 2 से 3 नेता ऐसे हों जो लोगों का गोबार सुने, एक बात। और जो दूसरी बात आपने कही डॉक्टर साहब का, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता कि डॉक्टर साहब ने जो यादव से यादव जोड़ा है उसका राजनीति से कहीं तक कोई देना देना नहीं है। अरुण यादव जी यादव भले ही हों, वो या गौर साहब के यहाँ जाते थे, अरुण यादव जी के यहाँ जाते थे, अगर अखिलेश यादव, तो वो उनके एक समाज का मामला था। चूंकि गौर साहब भी उसी समाज से ताल्लुक रखते थे, उसी समाज के अखिलेश यादव जी थे, मैंने भी यही उसी कहा समाज के अरुण यादव जी हैं, तो उनका वो एक सामाजिक समीकरण था। नहीं, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये इशारे भी दिए थे। वो बीजेपी में, अभी बीजेपी ने पूरी तरह इनकार नहीं किया है। और डॉक्टर साहब आप यादव बताया बहुत था अच्छे क्या से समझते हैं कि अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही। एक मेरी बात सुन लो, एक साथ 23 विधायक भी आ जाते हैं, बहुत सारे बगैर जरूरत के नेता भी आ जाते हैं, उससे बीजेपी में असंतोष बढ़ता है। लेकिन आपके यहां असंतोष इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी सत्ता हावी है संगठन पर। तो जब सत्ता की चकाचौंध रहती है तब असंतुष्ट भी जानबूझकर जबान नहीं खोल पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है, जो समझदार होता है वो जानता है कि अगर ऐसे समय जबान खोली तो अनुशासन का हंटर पड़ जाएगा और मैं साइडलाइन कर दिया जाऊंगा। देखते जाइए, राजनीति करवट लेगी। 2 साल 1.5 साल रुकिए, आपकी पार्टी में बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे। टूटी ना। चलिए मैं मुद्दे पर की तरफ फिर लौट। कांग्रेस सत्ता रहती इसलिए टूटी ना कि नेताओं की चिंता नहीं की गई। जी, जो अभी शरद जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर बात सिंधिया जी से भी की जा सकती थी, अगर वो टेबल पर बैठकर बातचीत हो गई होती तो शायद ये हालात नहीं बनते। मैं शायद की बात कर रहा हूं, जो मुझे लगता है। धनुभिया जी, ये बिल्कुल सही बात है कि संवाद की प्रणाली की मजबूती बहुत सारी अप्रिय घटनाओं को टालती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके यहाँ संगठन में किसी ऐसे नेता की कमी ज़रूर खटकती है, जैसा जो भूमिका 90 के दशक में महेश जोशी निभाते थे। और ये माना भी गया कि 2 टर्म अगर कांग्रेस को 93 और 98 मिले और 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, तो उसके पीछे संगठन के शिल्पी महेश जोशी की और उनकी टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज भी अगर कमलनाथ जी की राजनीतिक शैली एक भिन्नता रखती है, उनकी अपनी मसरूफियत है, दिग्विजय सिंह जी का अपना स्टाइल है, तो कहीं ऐसा कोई नेता होना चाहिए था जो 70 पार होता और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी भी उनका सम्मान करते, या वो 65 का भी होता, 55 का भी होता। ये खुद अरुण यादव हो सकते थे जो संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, अजय सिंह हो सकते थे, लेकिन वो संवाद की कड़ी मिसिंग है सर। जो मुस्कुराते हुए प्रेस के सामने आ जाए, कह दे कोई संकट नहीं है भैया, आप लोग कृपया करके हमें अपना काम करने दीजिए, ये तो मानेंगे सर? बहुत कुछ उसके चक्र के आसपास है, मगर सवाल ये है एक्चुअली में कि कितने लोगों को आप इस बात में ला सकते हैं, कितने लोगों को जिम्मेदारी लगा सकते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी में है लोग, चंद्रप्रकाश शेखर हैं, दूसरे लोग हैं, यही भूमिका निभा रहे हैं। वो लोग सामंजस्य ही काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के बात करना है या उनकी चीजों को आगे बढ़ाना। निश्चित से होता क्या है, आदरणीय शरद जी आपको बहुत अनुभवी है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, सबका अपना एक नियत समय होता है, एक सीमा होती है, उसका धैर्य जवाब दे जाता है। लोगों को लगता है, आज आप बात बताइए मुझे, अरुण यादव जी की आप बात कर रहे हैं, अरुण यादव जी के छोटे भाई मंत्री थे कि नहीं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर थे कि नहीं, पहली बार बने और दूसरी बार मिनिस्टर बन गए। तो मैं समझता हूँ हर आदमी की अपनी एक छोटी सी मजबूरियां होती है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ये जो सारी बातें हैं उस बात की एक बात से सहमत हूँ कि सामंजस्य के लिए वार्तालाप जरूरी है, और वार्तालाप की कमी लोगों को संदेह देती है, लोगों को दूर करती है। उस विषय पर निश्चित से हम लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सारी भ्रांतियां वार्तालाप के बाद खत्म हो सकती है। जी डॉक्टर सर, इसमें मैं धनुभिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं तो हालांकि ट्वीट भी करता रहता हूँ। एक निवेदन जरूर रहेगा, सबको पता है कि जब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष पीसीसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे वो प्रादेशिक स्तर पे हो, तो आपने शरद जी हमारी बहुत बात कही है, लेकिन संगठन कौशल की बात, हमारी अभी मंडल की कार्य समितियाँ पूर्ण हो गई है कल सभी जगह की, तो आपने देखा होगा लगातार। तो देखिए यही अवसर होते हैं, यदि संगठन जैसा नहीं चलेगा, संगठन यदि एक घर से चलेगा तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ में ये बात कहना चाहता हूँ। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। G23 ने भी कहा इस बात को, आप ही के नेता हैं सब वो लोग, और साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर भी ये बात कही जाती है कि भाई वो नहीं समय दे पाते हैं, वो 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं महीने में। तो कोई बात नहीं भाई, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए यदि पूर्णकालिक अध्यक्ष देंगे धनुभिया जी, तो हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा साहब, हम लोगों के लिए भी बात करने के लिए कोई तो रहेगा, नहीं तो हमको तीसरी चौथी पीढ़ी पे आना पड़ता है। उनका कहना है साहब हमें तो पता ही नहीं होने क्या वाला है। तो ये गंभीर चीज़ है धनुभिया जी, संकेत अच्छे हैं, तगड़े हैं, बशर्ते इस पे काम हो जाए। धनुभिया जी बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए इसका। जी, तो
चाहूंगा डॉक्टर वाजपेयी साहब, आप लोगों के पास में भूमिकाएं बहुत ज्यादा होती है और आप लोग ढूंढते हैं मौके, और उन मौकों को इनकेस्ट कराने की कोशिश तो पूरी करते हैं जैसे आजकल कर रहे हो। ये बात मैं सहमत हूँ आपसे कि आप लोगों के यहाँ षड्यंत्र हो चाहे योजनाएं हो, हमसे ज्यादा अच्छी और बहुत तेज चलती है। तो सुझाव तो मान लीजिए सर, हम तो आपके दुनिया भर में जो स्टडीज, मैनेजमेंट की स्टडीज हुई हैं उन संस्थानों के बारे में, जो उनके सुझाव मानने में डॉक्टर वाजपेयी ने अध्यक्ष रहना है ना बदलना है, जो अच्छे संस्थान आगे नहीं बढ़ पाए और बहुत अच्छा आरंभ करने के बाद बीच में घाटे के या बैंकरप्सी के दलदल में फंस गए, उनमें एक कॉमन चीज़ ये पाई गई जो बड़ी रिवीलिंग है कि उन्हीं के अपने लोग, चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़े हों या कर्मचारी वर्ग हो, टॉप से लेकर बॉटम तक, वही अपने संस्थान को लेकर एक हीन भावना से भर गए, एक हेय भाव से भर गए कि कुछ नहीं हो सकता, हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो गड़बड़ कर रहे हैं। उसने कहा वो गड़बड़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब ये ऊपर वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, ऊपर वालों ने कहा नीचे वाले मेहनत ही नहीं करते, तनख्वाह लेने की आदत हो गई है, काम करते नहीं है। यानी किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं हो पाई और ना कुछ ऐसे चिंतनीय लोगों का समूह वहाँ था जो किनारे खड़े होकर ये देखते कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, संस्थान को आगे बढ़ाकर खड़ा करने का है। तो हम पहले समाधान पर बात करें, समस्या पर बाद में बात करेंगे। क्या कांग्रेस को इसकी ज़रूरत है? मैं सर इतना विद्वान नहीं हूँ कि 135 साल पुरानी पार्टी को मैं कोई परामर्श दे सकूं। आपने वैक्सीन लगा दिया जी, लेकिन आज। लेकिन ये विचारणीय प्रश्न जरूर है और सोचा जरूर जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं है, ये रेलेवेंट बीजेपी के लिए भी है, हम सब के लिए है, क्योंकि कई बार कुछ समझदार लोग जब बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं किसी चीज़ को तो बाकी लोग निश्चिंत भी हो जाते हैं और झपकियां लेने लगते हैं पिछली आरामदायक सीटों पर बैठकर। तो सतर्क रहने की जरूरत सबको है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद धनोपिया जी, धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।